तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर की चर्चा की थी। आज हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से आगे जो अलग 9 प्रायोरिटीज़ थे उसमें से 3 प्रायोरिटीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला था अगला रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो लगातार अभी से नहीं 2009 से ही एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की हमेशा बात की जाती है। और इसके पीछे कारण क्या है, कभी सोचे हैं कि हर जगह आप देखिएगा, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, हर जगह पर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। क्या कारण है? बड़ा ध्यान दिया जाता है इस पर। गली मोहल्ला से भी गुजरते होंगे तो स्किल डेवलपमेंट का कोई ना कोई पोस्टर बैनर आपको दिख जाएगा, कौशल विकास। क्या कारण है? ग्रेजुएशन का कोर्स है या जो भी है उसमें कोर्स को पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट का एडिशन नहीं है उसमें, जैसे कारण वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाता है। और कुछ ये तो हो गया आपका एजुकेशन। हाँ, बोलो सही बोल रही। अभी बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि हमारा जो मानव संसाधन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और उस मानव संसाधन का हम यूज कैसे कर सकते हैं। मानव संसाधन देखिए दो तरह से, जनसंख्या वृद्धि जो होती है हमारे लिए अभिशाप भी होती है, हमारे लिए वरदान भी होती है। तो उसका हम वरदान के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रेरित कर सकती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमें कैसे आगे मतलब हमारा जो आर्थिक समृद्धि है उसको कैसे बढ़ा सकती है। तो जब तक हमारी जनसंख्या स्किल्ड नहीं होगी, कार्यशील जनसंख्या जब तक नहीं होगी, वर्किंग पॉपुलेशन जब तक नहीं होगा, तब तक वो हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बनता चला जाएगा। तो इस कारण से देखिएगा कि लगातार 2009 से ही आपको दिखेगा, और 2014 के बाद से तो और ज़्यादा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, हर जगह स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो पहला फोकस उनका यही है कि हमारे पास जो अतिरिक्त जनसंख्या है, दो चीज़ को फोकस लेकर के चलते हैं, और हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा होता है। अर्थव्यवस्था में हमेशा देखिएगा कि वो एक सेक्टर हमेशा दूसरे सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है कि एग्रीकल्चर पर जो अतिरिक्त बोझ है जनसंख्या का, आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा लोग जो अभी भी हमारे यहाँ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से उस जनसंख्या को निकाल करके और उसको अदर जो 2 सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में उनको लगाने का, और उनको लगाया कैसे जाएगा। और वहाँ पर आप देखेंगे कि सामान्यतः जो विकास की अवधारणा को आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, तो आप क्या देखें कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। सेकेंड फेज जब डेवलपमेंट का आता है तो वहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बढ़ता है, मीन्स औद्योगिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा बढ़ता है, और फिर उसके बाद टर्शियरी सेक्टर का योगदान बढ़ता है। भारत के संदर्भ में आप क्या देखते हैं, या तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा था, उसके बाद अचानक छलांग लगा करके टर्शियरी सेक्टर का योगदान बढ़ता चला गया। तो आज हम अपने जनसंख्या को या हम अपने पॉपुलेशन को हर प्रकार के सर्विसेज के लिए ज़्यादा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कौशल विकास का प्रोग्राम चल रहा है, उस कौशल विकास में आप क्या देखते हैं, क्या काम किया जा रहा है। तो देखिएगा कि उनको जितना भी कौशल विकास प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार की चल रही हो या बिहार सरकार की चल रही हो, वो क्या काम कर रहा है, वहाँ क्या चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे ITI कॉलेज बड़ी संख्या में बनाई जा रही है। उसके बाद देखिएगा दूसरा चीज़ क्या, तो स्पोकन इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरा चीज़ देखिएगा कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में जो पैरा मेडिकल सर्विसेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था, हर जगह आपको दिख जाएगा वो चीज़। शिक्षा क्षेत्र में दिख जाएगा, टीचर्स की बड़े संख्या पर ट्रेनिंग देना और टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्य किया जाना। तो हर जगह आप देखिएगा सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी दे करके जो भी स्किल डेवलपमेंट का काम करवाया जा रहा है वो सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटीज दे करके। अब देखिए कि यहाँ पर क्या क्या काम किया गया है इस सेक्टर में, काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा बुलाइएगा ना।
क्या लाइट ये काम नहीं कर रहा? नहीं, वो भी ये भी दोनों काम नहीं कर रहा। तो हम लोग देखेंगे इस सेक्टर में काम क्या क्या है, सरकार इस पर क्या क्या प्रपोजल लाई है, किस दिशा में काम किया जा रहा है। तो हाँ, और अनएम्प्लॉयमेंट लगातार 2014 से हमारे सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने जो योजना शुरू की है वो 3 तरह की योजना शुरू की है। अब देखिएगा, लगातार मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार जो योजना लेकर के आई है वो योजना है कि हम रोजगार के लिए प्रोत्साहन देंगे। रोजगार के लिए जो भी कंपनी, जो भी यूनिट रोजगार उपलब्ध करवाएगा उसको हम बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हम काम करेंगे। और कैसे करेंगे? तो पहला प्रोग्राम जो उसका है वो पहली बार रोजगार पाने वाले फर्स्ट टाइमर्स के लिए एक प्रोविज़न लेकर के आई है सरकार कि जो भी फर्स्ट टाइमर रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो अगर ईपीएफओ में अपना पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वैसी परिस्थिति में उन्हें 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। फर्स्ट टाइमर्स प्रोग्राम जो लेकर के आई है, नए रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए एक प्रोग्राम लेकर के आई है कि कोई भी व्यक्ति जो नया रोजगार प्राप्त कर रहा है उसको सरकार की तरफ से 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, किन परिस्थितियों में दिया जाएगा? तो एक चीज देखिएगा कि यह किस चीज के लिए रखा गया है, सीमित कहां तक कर दिया गया है? तो फॉर्मल सेक्टर के लिए, जो औपचारिक क्षेत्र हैं उन्हीं जगहों पर। फॉर्मल सेक्टर में कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम रोजगार प्राप्त करता है और प्रोविडेंट फंड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, देन उसको 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। अब आप देखिए, क्या इससे रोजगार क्रिएशन होगा या रोजगार उपलब्ध करवाने वाले जो यूनिट्स हैं उनको फायदा मिलने जा रहा है? या इस तरह का जो प्रोग्राम है क्या ये शॉर्ट टर्म में रोजगार संवर्धन का काम कर सकती है? इस तरह का जो प्रोविजंस है बहुत लंबा समय लगेगा, करीब 10 साल 15 साल तक अगर इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा तब हो सकता है कि कुछ बेनिफिट अर्थव्यवस्था को मिले। शॉर्ट टर्म में ये कुछ काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक तो कि फॉर्मल सेक्टर के यूनिट्स को ही देखेंगे तो कितनी संख्या होगी उनकी, मुश्किल से देकर के चलिएगा तो पूरे सेक्टर पे उसका गणना किया जाए तो बहुत मुश्किल 8 से 9% यूनिट्स होंगे जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर किसी को रोजगार मिलता है इसका मतलब है कि ये बड़े बड़े कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए ये काम किया जाएगा। तो वहाँ पर कोई भी कामगार अगर कार्य करते हैं तो 1 महीने का वेतन उनको 3 किस्तों में अवेलेबल करवाया जाएगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है किन लोगों को मिलेगी, तो बड़ा इसमें भी आपको आश्चर्य लगे कि 1 लाख जिनका मासिक वेतन होगा वही इसके बेनिफिशियरी होंगे। 1 लाख तक जिसका मासिक वेतन होगा वही व्यक्ति इस योजना का लाभ, वही फर्स्ट टाइमर्स इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स ये कौन उठाएंगे लाभ? 1 लाख मासिक इनकम अगर होगा तो किनका होगा और कहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट होगा जिन्हें ये बेनिफिट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है? तो सरकार रखी है कि इसमें हम 210 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप नज़र दौड़ाते होंगे या अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेशियो पर या एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पर नज़र दौड़ाते होंगे, उनका जो वेज मिल रहा है या सैलरी मिल रही है उस पर नज़र दौड़ाते होंगे, तो ये आंकड़ा लगता होगा कि यह आंकड़ा भी जो है वो एक तरह से हवा में ही तैरता हुआ दिखेगा, जिससे सामान्य जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? तो
तो 210 लाख युवाओं के वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में इस चीज़ की चर्चा की कि हम 3 किस्तों में, जो कि अधिकतम किस्त 15,000 का होगा, और इसी तरह से हम 3 किस्तों में उसको हम 1 महीने का वेतन अवेलेबल करवाएंगे। दूसरा योजना जो है वो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर के है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा से लंबी लंबी बातें की है। पहले मेक इन इंडिया था, आगे चल करके देखे होंगे स्टार्टअप इंडिया देखे होंगे, स्टैंड अप इंडिया देखे होंगे। तो इस यहाँ रह रह के बहुत सारा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आप देखिएगा जिस तरीका से, जितना ताम झाम के साथ इन चीज़ों का शुरुआत किया जाता है, इनका उतना ही ताम झाम के साथ समापन भी हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि इन योजनाओं का फ़ायदा किन्हें मिल रहा है, कौन स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और वो स्टार्टअप कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। क्या रिव्यू करने वाला कमेटी नहीं होता कि हम पिछले साल बनाए, इस साल आप अच्छे सर्वे में देखिएगा ना, रिव्यू करेंगे ना, उसकी भी चर्चा करेंगे। हर साल सर्वे में सरकार खुद रिव्यू प्रस्तुत कर देती है कि इसका क्या बेनिफिट मिला। जैसे बजट को जब कभी भी आप देखिएगा तो बजट केवल, अभी तो हम केवल सरकार के द्वारा जो स्कीम की घोषणा की गई उसकी चर्चा कर रहे हैं। बजट को कभी भी देखा जाता है तो 3 साल के अंदर में देखा जाता है। जब आप सर्वे पढ़िएगा तो इस साल का जो सर्वे होगा, उस सर्वे में 2021-22 का जो ओरिजिनल आंकड़ा होगा वो वहाँ पर दिया हुआ होगा। 22-23 का जो होगा वो आधा अपूर्ण आंकड़ा होगा। सॉरी, 22-23 का पूरा आंकड़ा होगा, 23-24 का जो होगा वो अपूर्ण आंकड़ा होगा। 22-23 का पूरा आंकड़ा होगा, 23-24 का अपूर्ण आंकड़ा होगा, और फिर 24-25 का अनुमान जो होता है वो बजट में किया जाता है। तो ये 3 साल जब तक आप सर्वे से मिला करके इनको नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। फिर सर्वे पे हम लोग करेंगे डिस्कस कि पिछले सरकार ने पिछली जो योजनाएं चलाई उसका क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन वो खुद करती है। बहुत दूर भागने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद कर देती है उसका। जैसे हम लोग श्री अन्न की बात कर रहे थे ना, नेक्स्ट साल का जब सर्वे आएगा तो वहाँ पर एक्यूरेट डाटा आपके पास होगा कि श्री अन्न पर क्या इन्वेस्ट किया या एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इन्वेस्ट किया गया और उसका क्या फ़ायदा वहाँ दिखा। हर साल का रहता है वो डाटा। तो अभी तो हम लोग केवल नया स्कीम क्या क्या सरकार ने रखी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पिछले साल की स्कीम का फिर मुआयना भी करेंगे जब सर्वे की चर्चा होती रहेगी आपके साथ तब। तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को लेकर के भी इसने वही प्रोविजन रखा है जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। यहाँ पर भी सरकार क्या करे कि ईपीएफओ में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा तो उसके जगह पर नियोक्ताओं को जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है पीएफ के लिए, वो कंट्रीब्यूशन का भुगतान सरकार करेगी। तो फायदा किसको मिलने जा रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए काम क्या किया जाना चाहिए? मूल समस्या जो है वो मूल समस्या क्या है? जॉब के क्रिएशन की समस्या है कि जॉब कैसे क्रिएट होगा। हम इलाज कहाँ पर कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं कि हम नियोक्ताओं को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि जॉब क्रिएट करो। अब देखिएगा समस्या कैसे कैसे उत्पन्न होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी कमता कैसे है। क्योंकि हर जगह पर आप देखिएगा तो काम जो चल रहा है वो काम किस तरीका से चल रहा है, लगभग सरकारी क्षेत्र में, और लगभग जितने भी अर्ध सरकारी या फॉर्मल सेक्टर होंगे, पिछले 10 साल 15 साल में आप देखे होंगे कि वहाँ पर जो उसका कोर सेक्टर है, उन कोर सेक्टर में भी आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है। पहले आप देखते होंगे सरकार बड़े पैमाने पर ड्राइवर की बहाली, मतलब छोटे ऊपर से लेकर के चलिए कि ड्राइवर की बहाली करती थी, तो सरकारी ड्राइवर हुआ करते थे, होते थे ना। अभी आप देखिएगा अभी उसके जगह पर क्या करती है सरकार, बताइए। वो आउटसोर्स कर लेती है, हायर कर लेती है, गाड़ी ही हायर कर लेती है, किसी एजेंसी से गाड़ी हायर कर लेती है। अब क्या होता है उसके जगह पर जो तो कोर काम था उसका, उस कोर काम को उसने सौंप दिया किसको? किसी ठेकेदार को, किसी टेंडर
करने वाले को किसी को सौंप दिया। अब वहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो अपॉइंटमेंट क्या होगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट होगा या कैजुअल अपॉइंटमेंट होगा, कैजुअल अपॉइंटमेंट होगा। तो वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो जॉब अपॉर्चुनिटी तो समाप्त हो गई। तो इसी तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी को समाप्त कर रही है और बेनिफिट किसको पहुंचा रही है, बेनिफिट पहुंचा रही है किस प्रकार से, तो ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में, या फिर आपने देखा कि हम सैलरी एक महीने का दे देंगे। इससे किसको फ़ायदा होगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन को फ़ायदा होगा, नहीं होगा फ़ायदा। तो इसमें भी इस प्रोग्राम में भी उसने कहा कि हम जॉब क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो लोग जॉब प्रोवाइड करवाएंगे उनके ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होगा, उस कंट्रीब्यूशन में सरकार जो है वो पहले 4 वर्ष का जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाएगी। और इसके थ्रू इसने एक अनुमान लगाया है कि 30 लाख युवाओं को और उनकी नियोक्ताओं को, 30 लाख युवाओं को जो नियुक्त करेंगे उन्हें फ़ायदा होगा। वास्तव में क्या होगा वो तो अपने मास्टर रोल पर दिखला देंगे कि हमने इतने 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 लोगों को अपॉइंट किया और इसके बदले में सरकार कंट्रीब्यूशन दे देगी। लेकिन क्या वो परमानेंट नियुक्ति उनकी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कैजुअल नियुक्ति रहेगी। और इस तरह का कोई भी जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम लॉन्ग टर्म में भले ही बेनिफिशियल हो सकता है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। तीसरा चीज़ इसने कहा है कि नियोक्ताओं की सहायता करने के लिए 1 लाख प्रति माह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। 1 लाख वाले को तो 1 लाख रुपया देगा, 1 महीने का मासिक वेतन देगा। 1 लाख के अंदर, 1 लाख तक जिनको मासिक वेतन मिलता है उसके लिए गणना की जाएगी। और सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3000 रुपया प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगा। तो जो उससे कम वाले हैं उनके लिए 3000 रुपया प्रति माह सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। कहाँ पर, तो पीएफ फंड में। और इससे करीब 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलेगा। रोजगार क्रिएशन के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, काम कहाँ करेंगे, रोजगार देने वालों को सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने भी सेक्टर आप उठा करके देखेंगे वहां पर टेंडेंसी क्या है, रोजगार प्रोवाइड करवाने की या रोजगार को आउटसोर्स करने की, रोजगार को आउटसोर्स करने की। हर जगह पर आप देखिएगा कि टेंडेंसी जो है वो टेंडेंसी है रोजगार को आउटसोर्स करने की। डायरेक्ट रोजगार प्रोवाइड करवाने की टेंडेंसी बहुत कम जगहों पर आपको दिखेगी। या तो पब्लिक सेक्टर में दिख जाएगी जहां पर आप लोगों का जैसे वैकेंसी आता है और सालाना वैकेंसी आता है, आप वहां पर एग्ज़ाम देते हैं और आपका अपॉइंटमेंट होता है। अन्यथा प्राइवेट सेक्टर में पहले वैकेंसियां आया करती थी, अब तो आपको वहाँ दिखेगा ही नहीं, वहाँ तो सब कुछ आउटसोर्स कर दिया जाता है। इवन बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के भी जॉब को आउटसोर्स कर दिया गया है। इसके बाद कौशल प्रशिक्षण ऋण दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो गारंटीड फंड से 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा अवेलेबल करवाई जाएगी, कोई भी व्यक्ति अगर स्किल डेवलपमेंट करना चाहता है। अब ये सोचिएगा कि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए जो लोन दिया जा रहा है ये किन के लिए है। 7.5 लाख रुपए का अगर लोन किसी को दिया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए तो किन के लिए होगा ये, क्या ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए होगा, या फर्स्ट टाइमर्स के लिए अगर होगा तो एजुकेशन लोन से वो सुविधा उनको अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते हैं, जो आईटीआई करना चाहते हैं, तो उनको तो अलग सुविधा है ही। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो है नहीं। ये किसके लिए है, जिनकी छटनी की जानी है, जिनका रिट्रेंचमेंट किया जाना है, उनके लिए ये प्रोविज़न रखा गया कि हम स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे। अर्थात 3-4 साल पहले मोदी जी का भाषण में आप सुने होंगे, जब एक जॉब से दूसरा जॉब, दूसरा जॉब से तीसरा जॉब, तीसरा जॉब से चौथा जॉब, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा वो कर रहे थे, या जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था उस समय इस बात की चर्चा की गई थी कि हम अपनी जनसंख्या को इतना डेवलप्ड स्किल का बनाएंगे कि वो एक जॉब छोड़ करके दूसरा जॉब, दूसरा जॉब छोड़ करके तीसरा जॉब लेने की स्थिति में रहेगा। तो ये टारगेट किया गया है उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी के कारण पिछड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कारण जिनका रिट्रेंचमेंट होने जा रहा है, तो उनको हम बेनिफिट अवेलेबल करवा सके।
इसके बाद शिक्षा ऋण, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। फर्स्ट टाइमर्स को उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है और इन पर 3% ब्याज दर जो होगा उस पर 3% की छूट दी जाएगी। तो यह एक सराहनीय कदम है। ये पहले से भी जारी रहा है, बस यहाँ पर कुछ नया काम क्या किया गया है, तो ब्याज दर में 3% की कटौती की गई है। ये योजना पहले से ही चल रही है, इस योजना में कोई बहुत ज़्यादा का परिवर्तन नहीं। इसके बाद अगर अगला प्रोविजन देखेंगे, थर्ड प्रायोरिटीज जो था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के, समावेशी विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। खैर सरकार के ध्यान में सामाजिक न्याय की बात भी आई, इसके लिए हम लोग थैंकफुल हैं। सरकार यहाँ पर मतलब वित्त मंत्री जो थे वो इसकी घोषणा करते हुए कहते हैं कि शिल्पकार, कारीगर, स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी और स्ट्रीट वेंडर, इन सब के लिए जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी, जैसे पिछले सरकार की घोषणाओं में आप देखे होंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्व विश्वकर्मा योजना जो था वो शिल्पकार और कारीगरों के लिए था, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि योजना था, ध्यान में है ना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया, इन सब का क्रियान्वयन जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इसके अलावा सरकार पूर्वोदय की बात कही थी, पूर्वोदय पर लास्ट क्लास में सर चर्चा किए थे, लेकिन सर का चर्चा जो था वो बिहार फोकस्ड था। तो हम लोग पूर्वोदय का पूरा देख लेते हैं, पूर्वोदय में सरकार ने किन किन चीज़ों की चर्चा की है। लगभग चीज़ की आपके साथ चर्चा बिहार को लेकर के जो भी बातें थी उसकी चर्चा कर चुके थे। 5 राज्यों को इससे अंतर्गत कवर किया गया है, तो इस पर चर्चा हो चुकी है, तो इसको हम छोड़ते हुए चलते हैं। 2-3 चीज़ इसमें किया गया है। एक आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर के, कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के कारण आंध्र प्रदेश को जो विशेष राज्य के दर्जा देने की डिमांड की जा रही थी, और आंध्र प्रदेश से अभी आप देखेंगे तो सरकार में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, कॉलिशन गवर्नमेंट में सरकार फॉर्मेशन में वहाँ के लीडर का बहुत ज़्यादा रोल है। तो दोनों जगह पर जहाँ जहाँ पर ये रोल दिखता है उन जगहों पर कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे पूरा बजट में आप देखिएगा तो एक बेनिफिट में बिहार की चर्चा मिलेगी, दूसरा जो चर्चा मिलेगा वो आंध्र प्रदेश को मिलेगा। दोनों ने विशेष राज्य के दर्जा के लिए दावा कर रखा था कि हम दोनों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं, लेकिन उसके जगह पर कुछ बेनिफिट, सिंपल बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो इसी सेंस में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत राजधानी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है कि 15,000 करोड़ रुपया का एक ग्रांट उनको दिया जाएगा आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, और भविष्य में इस धनराशि को बढ़ाया भी जा सकता है। इस चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा राजधानी के डेवलपमेंट के लिए। एक नई राजधानी, कौन सा प्रपोज्ड शहर है, अमरावती, उसके डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि वहाँ प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर एक पोलावरम सिंचाई परियोजना शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ विशाखापट्टनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र, कोपार्थी एरिया को, और दूसरा हैदराबाद, बेंगलुरु और गाड़ियाँ नहीं होगा, औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र, इस दोनों जगह पर पानी, बिजली, रेलवे और एयरपोर्ट, इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। और इसका एक और कंपोनेंट जो है वो पीएम आवास है। पीएम आवास के अंतर्गत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान की घोषणा की गई है, जो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों जगह पर 3 करोड़ अतिरिक्त नए आवास लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पूरे इंडिया के लिए, ये पूरा इंडिया के लिए, बाकी ये आंध्र प्रदेश के लिए है, पूर्वोदय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए है। इसके बाद महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, मीन्स की वीमेन डेवलपमेंट के लिए और
डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं को रखा गया है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। दूसरा काम किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यह इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 63,000 गाँव को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। इसमें जनजातियों का जो स्किल होगा, जो उनका हुनर होगा, उसको डेवलप करवाया जाएगा, उनको लोकल मार्केट प्रोवाइड करवाया जाएगा, उनके सामान का स्किल डेवलपमेंट प्लस लोकल मार्केट प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। यह जनजातियों के विकास के लिए है। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक की शाखाएं, और इसमें भी डाक भुगतान बैंक, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भुगतान बैंक का कंसेप्ट लाया गया है, उससे 100 से अधिक शाखाएं पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करवाई जाएगी। नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एकमात्र यही प्रोविज़न आपको दिखेगा। और इस पूरे क्षेत्र के लिए मीन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 2.66 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्लियर। चौथा प्रायोरिटी अगर आप देखेंगे, चौथा प्रायोरिटी था विनिर्माण और सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर को लेकर के। यहाँ पर क्या क्या नया नया काम किया जाने वाला है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरकार का चिंता का विषय या सरकार जहाँ पर काम करना चाहती है वो है MSMEs के विकास के लिए। अब देखिएगा MSMEs के समक्ष समस्या किन किन बातों को लेकर के है। MSMEs के समक्ष हमारे देश में अभी MSMEs या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मूल दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, और एक तो ये समस्या है, ये हमेशा से समस्या रही है कि लोन लेना, या लोन लेना मत कहिए, उसको कहिए कि पूंजी की अवेलेबिलिटी, कैपिटल का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम रहता है, समय पर कैपिटल नहीं फॉर्म हो पाता है उनके लिए। एक तो ये समस्या है, और मार्केटिंग को लेकर के समस्या है, और एक तो हो गया कैपिटल, दूसरा हो गया मार्केट। और MSMEs की तरफ से सबसे ज़्यादा डिमांड किस बात को लेकर के था। जैसे अभी अभी देखे होंगे, जब से GST लागू हुआ है तो GST ने उनके लिए क्या समस्या क्रिएट किया। जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, MSMEs पहले क्या होता था, केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता था, बाद में सर्विस सेक्टर को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया MSMEs में, है ना। अब उसके लिए क्या हो गया कि 45 डेज तक, अगर 45 डेज तक उनका जो बकाया होता है उसका भुगतान, उनका जो मूल डिमांड था अभी कि 45 डेज तक अगर बकाया है उसका भुगतान नहीं होता है तो वो जो मैन्युफैक्चरर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी आय में सम्मिलित कर लिया जाता है और उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है। ये डिमांड वो लोग कर रहे थे कि इस 45 डेज की सीमा को बढ़ा करके 90 डेज कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो भी काम होता है, सामान्य जो कारोबार होती है, वो कारोबार क्रेडिट गारंटी पर होता है कि हम इतना का एडवांस में ले लिए काम और फिर पैसा का जो भुगतान होता है वो लंबा टाइम लेता है वहाँ। तो वहाँ पर उन लोगों का डिमांड था कि जो 45 डेज का जो लिमिट GST के अंतर्गत किया गया, इसको बढ़ा करके 90 डेज कम से कम कर दिया जाए, तो इसके कारण जो अतिरिक्त टैक्स दे करके और फिर बाद में रिकवरी करने का जो प्रोविज़न है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस पर कोई ध्यान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। सरकार उनको क्या क्या प्रोत्साहन दे रही है, पहले हम लोग उस प्रोत्साहन की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है ऋण क्रेडिट गारंटी स्कीम, एक प्रोवाइड करवाया गया। किस चीज़ के लिए, तो उनको नया इक्विपमेंट, नया यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए जो जिस कैपिटल की ज़रूरत होती है उस कैपिटल को यथा समय, मीन्स कि जिस समय ज़रूरत है उस समय
वो कैपिटल उनको अवेलेबल हो जाए, इसके लिए 100 करोड़ तक की गारंटी कवर करने के लिए एक सेल्फ गारंटीड लोन स्कीम का शुरुआत किया गया है, जहां पर न तो उनके टर्नओवर को ध्यान में रखा जाएगा, न उनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाएगा, न किसी थर्ड पार्टी की गारंटी पर काम किया जाएगा। वो खुद की गारंटी पर जिस समय उन्हें ज़रूरत होगी वो लोन अवेलेबल करवा दिया। तो यह एक सराहनीय कदम है। इस चीज़ को अगर लॉन्ग टर्म तक जारी रखा जाता है तो यह एमएसएमईज को बढ़ावा देने में, पुश करने में कुछ हद तक काम जरूर करेगा। दूसरा चीज़ क्या कहा गया है कि ऋण लेने वाले को तत्काल गारंटी शुल्क और घटती ऋण शेष राशि, मीन्स की जो भी बचा हुआ राशि है उस राशि पर गारंटी शुल्क केवल उनको देना पड़ेगा, और फिर जैसे वो लोन का भुगतान करते हैं वैसे लोन का भुगतान कर सकते हैं। तो इमीडिएट, मतलब कि पिछला बकाया भी है तो भी उनको इमीडिएट जिस समय ज़रूरत होगी उस समय अपनी गारंटी पर ही उन्हें ऋण अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यह एक सराहनीय कदम है। दूसरा है आकलन मॉडल, असेसमेंट मॉडल की एक शुरुआत की गई है कि असेसमेंट करने में, किसी भी एमएसएमईज का असेसमेंट करने में, जो पहले से जो ट्रेडिशनल मॉडल था जहां पर उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या उनका टर्नओवर रहा है, इन सब चीज़ों से मुक्ति दे दी जाएगी। तो अब जो आकलन होगा, ऋण की पात्रता करने के लिए जो आकलन होगा उसमें सुधार किया जाएगा, और सुधार करने के साथ साथ सारी जो पहले की औपचारिकताएं थी उसको खत्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या, इस सेक्टर में क्या होता था, ऋण वही ले पाते थे जिनकी बैंक तक बहुत बेहतर पहुंच होती थी, या बैंक के साथ जिनका बार्गेनिंग कैपेसिटी जितनी अच्छी होती थी वही ये काम कर पाते थे। छोटे स्केल पर जो कारोबारी थे, जो छोटे छोटे स्तर पर काम करने वाले कारोबारी थे, वो इससे बाहर हो जाते थे, तो उनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो जगह ऐसा है जहाँ से रियल में जो एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले जो इच्छुक व्यक्ति हैं उन्हें ऋण सहायता टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता, कोई भी मीडियम और स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अगर स्ट्रेस पीरियड मीन्स दो समस्या वहाँ पर आती है। एक तो होता है कि उनका स्टॉक बना हुआ है, स्टॉक बना रह गया, स्टॉक मार्केट में नहीं पहुँच पाया, स्ट्रेस का पीरियड एक वो होता है। दूसरा होता है कि जिस समय मैन्युफैक्चरिंग करने जाएँ, रॉ मटेरियल्स का परचेजिंग करने जा रहे हैं, या उस समय संकट काल दो ही समय उनके लिए होता है। तो इस दोनों समय में सरकार जो है वो सरकार अपने प्रोमोटेड फंड से उनको ऋण अवेलेबल करवाएगी। खासकर स्ट्रेस पीरियड का, जब कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जब निर्माण के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, या उस किसी भी चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए जो कार्यशील पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी समझते हैं ना, कि किसी भी इक्विपमेंट को या कोई भी जो यूनिट है उस यूनिट को प्रचलन में लाने के लिए जिस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उस कैपिटल को इस फंड के तहत प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो तीसरा एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा प्रोविज़न सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। मुद्रा ऋण की सीमा जो 10 लाख तक अभी थी उसको बढ़ा करके इस बजट में 20 लाख किया गया है। लेकिन किसके लिए? तो तरुण श्रेणी के लिए। वहाँ पर तरुण कैटेगरी रखा गया था। तरुण कैटेगरी में वो थे जो नए पहली बार मुद्रा लोन लिया है और समय पर उसको चुकता कर दिया है, उनके लिए ये प्रोविज़न रखा गया है कि ये 10 लाख से बढ़ा करके, उसका जो लिमिट्स था उसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया गया है। इसके बाद सिडबी के बारे में समझते हैं। सिडबी क्या करती है? फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो एक संस्था की स्थापना की गई है, इसको कहा गया है कि ये अगले 3 वर्ष में 24 शाखाएं ये खोलेगा, और इसमें से जो 242 क्लस्टर हैं एमएसएमईज के, उसमें से 168 क्लस्टर्स को हम अगले 3 साल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ये छोटा प्रयास है लेकिन फिर भी चल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल जो होता है वो होता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मीन्स कि
आप देखते होंगे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या चीज़ उस पर देखते हैं सबसे पहले? अच्छा, उतना चीज़ पढ़ लेते हैं। सर्टिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो दवा खरीदते होंगे तो भले उसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते होंगे, वो भी बहुत कम लोग देखते हैं। तो आईएसओ देखते हैं, आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है, उसी चीज़ की ना बात करते हैं। जब भी सर्टिफिकेशन की बात करेंगे, प्रमाणन की बात करेंगे, तो किस प्रमाणन की चर्चा करते हैं? आईएसओ प्रमाणन की चर्चा करते हैं। उसी प्रमाणन की बात की गई है कि फूड इरिडिकेशन इकाई कहीं भी अगर स्थापित होती है फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, तो वहाँ पर गुणवत्ता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सपोर्ट होगा कहीं भी किसी दूसरे देश में भेजा जाएगा, उसकी गुणवत्ता खराब है तो वो पूरा माल जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मार्केट में भी अगर आप जा कर के देखेंगे तो तो जो सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसके लिए एक सरकार जो है वो एक अलग एनबीएल मान्यता वाली, एनबीएल मान्यता जो होती है वही आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए जो मान्यता देने की संस्था है, उसी के अंतर्गत 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है वो भारत में स्थापित किया जाएगा, ताकि सर्टिफिकेशन जो हो वो बहुत ईजी हो जाए। जैसे आप देखते होंगे ना कि अपने मुंह से घोषणा करने में एक बाबा हैं, वो बहुत ज़्यादा शुद्धता और इन सब चीज़ों का अपने सामान के बारे में चर्चा करते रहते हैं, एकदम शुद्ध है, ये है, वो है, वो है, बहुत बड़े कारोबारी है। और जब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो लगातार उनका जो प्रोडक्ट है वो फेल कर जाता है। लगातार मतलब हर जगह से जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, अब खैर हम लोग इस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं तो ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, डिफेमेशन भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जहाँ पर भी काम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घालमेल किया जाता है। जो ओरिजिनल्स बहुत जगह पर ऐसा विवाद उठा है, बहुत जगह पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जैसी संस्था में जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ी है। क्यों ये समस्या उभर करके आई? बिकॉज हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेशन का या सर्टिफिकेशन देने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस की संख्या बहुत कम है, और जो सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था भी है वहाँ पर हर्डल बहुत ज़्यादा है। बिहार में आपको कहीं भी फूड सेक्टर में, जब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाकर के देखेंगे तो सर्टिफिकेशन के लिए बहुत कम संस्था आपको दिखाई देगी। और फूड प्रोसेस मतलब प्रोसेस्ड फूड यहाँ पर देखेगा तो बड़े पैमाने पर बिक रहा है। आप ब्रेड वगैरह देखेंगे, ब्रेड आइटम को ही उठा करके देखिए तो उसमें बहुत सारा आइटम, बहुत सारी नई नई फैक्ट्री, नई नई कंपनी का प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। लेकिन कहीं पर भी आपको खोजिएगा जब वहाँ क्या इसका आईएसओ सर्टिफाइड है तो आपको वहाँ पर उसका कुछ भी चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप उसको परचेज कर रहे हैं, आप ये जाने बगैर कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन यापन पर क्या असर पड़ने वाला है, आप उसका यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है ना। तो इस तरह की यूनिट्स स्थापित करके इससे क्या होगा कि दोनों जगह पर सुधार होगा। आपका माल जो है, आपका जो सामान है, गुड्स जो है, वो गुड्स एक स्टैंडर्ड गुड्स बनेगा, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, एक वो ब्रांड में तब्दील होगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि इसकी जो एक्सपोर्ट की संभावना है वो भी बढ़ेगी, खास करके फूड आइटम्स में, फूड प्रोसेसिंग के आइटम्स में इस यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। एक प्रोविज़न रखा गया है ई कॉमर्स निर्यात केंद्र का। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र में यह प्रोविज़न रखा गया कि जो छोटे स्तर के निर्माता हैं, छोटे स्तर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे स्तर पर जो निर्माण करने वाले हैं, वो लोग ई कॉमर्स का सहायता लेकर के अपनी सामान को जो भी परचेजर है उस परचेजर तक सीधे पहुंचा सकते हैं। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो किसी एक संस्था के बस की बात तो है नहीं, तो यह जब कभी भी होगा तो पीपीपी मोड में, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसको डेवलप करवाया जाएगा। इसके बाद विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय के रूप में किया गया है कि शीर्ष कंपनी, जो भी 500 भारत की शीर्ष कंपनियां हैं,
फिर देखिएगा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। यह प्रोग्राम जो है ये देखिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को से भी जुड़ा हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवेलेबल करवाया जाएगा, और इस इंटर्नशिप के दौरान 6,000 रुपया मासिक जो इंटर्नशिप बेनिफिट होती है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड क्या करवाया जा रहा है, वास्तव में सुविधा क्या दिलवाई जा रही है। ये इंटर्न कौन लोग होंगे, ये इंटर्न कौन लोग होंगे जिन्हें 5,000 रुपया मासिक रूप से इंटर्नशिप का जो कॉस्ट है, 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा, 5,000 रुपया देकर के इंटर्न प्रोग्राम उनको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जो भी नए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो नए नए लोग होंगे, जो अप्रेंटिस होंगे, वही नहीं यहाँ पर जाकर के काम करेंगे। कोई जॉब करने वाला व्यक्ति होगा या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाला, वो यहाँ थोड़े ही जाएगा काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी नव प्रशिक्षित या जो नया नया फर्स्ट टाइम जॉब लेने के लिए जाने वाला व्यक्ति है, वही इस जगह का फ़ायदा उठाएगा। तो इस तरह 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सरकार क्या प्रोवाइड करवाने जा रही है, इंटर्नशिप का अवसर प्रोवाइड करवाने, मीन्स कि आप आपके स्किल डेवलपमेंट का काम करवाने जा रही है, न कि आपको जॉब प्रोवाइड करवा रही है। इसलिए है कि आप लगातार डिमांड करते हैं ना कि भाई आप वादा किए थे कि इतना करोड़ रोजगार हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो सरकार उसके जगह पर क्या प्रोवाइड करवा रही है, आपको आपका स्किल डेवलपमेंट करवा दे रही है। फिर ये आपके अंदर है कि आप उस स्किल से जॉब कैसे प्राप्त करते हो। भले आप इराक में जाकर के मेडिकल या पैरामेडिकल सर्विस उपलब्ध करवा रहे हों, या सीरिया में जाकर के, और कभी युद्ध छिड़े तो फिर परेशान होकर के उतना, मतलब जितनी तेज़ी से जाते हैं उतना ही हाय तौबा मचता है वहाँ से उनको लाने के लिए। इसके बाद औद्योगिक पार्क की स्थापना। निजी राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, अर्थात औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि 100 शहर को चिन्हित करके उसके आसपास के क्षेत्र को, उसके आसपास में किसी क्षेत्र को हम औद्योगिक गलियारा के रूप में या उद्योग क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। जैसे बिहार में आप देखेंगे तो बियाडा के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे अभी देखेंगे जब हम पूर्वोदय की चर्चा कर रहे थे तो गया में एक औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात की गई है। तो इसी तरह 100 शहरों को चिन्हित करके वहाँ पर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि वहाँ पर नए नए उद्योग या नए नए निवेश आकर्षित हो, और जिसके कारण वो पूरा क्लस्टर जो है एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप करे। यह भी एक सराहनीय कदम है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क को इसके लिए मंजूरी सरकार के द्वारा प्रदान की गई कि 12 औद्योगिक पार्कों को हम मंजूरी देंगे, जिसके थ्रू 100 शहरों को कम से कम 100 शहरों में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, और जो उस पूरे क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, जैसे किसी भी जगह का औद्योगिक डेवलपमेंट होता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उस पूरे क्षेत्र का विकास होना शुरू होता है, क्योंकि उस उद्योग के साथ ही उसके आश्रित जो अन्य सर्विसेज होती हैं उनकी भी शुरुआत होती है। तो उस सर्विसेज के कारण वो पूरा क्षेत्र धीरे धीरे धीरे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हर चीज़ के लिए वहाँ, फूडिंग के लिए, तो हर चीज़ के लिए नए नए अवसर बंद अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, तो उसको लेकर के उस पूरा क्षेत्र वो डेवलप करता है। तो एक प्रोविज़न यह रखा गया। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को लेकर के हमारे बजट में ये कुछ प्रोविज़न सरकार के द्वारा रखे गए हैं जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोविज़न रखा गया है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्लस उसके साथ जुड़ा हुआ जो सर्विस सेक्टर है, तो ट्रेड्स के अंतर्गत जो व्यापार करने के लिए जो सीमा वहाँ पर बांध रखी गई थी कि सर्विस सेक्टर में जो व्यापार करने वाले एमएसएमईज हैं उनके लिए 500 करोड़ का अधिकतम राशि था कि वही ट्रेड्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्रेड्स प्रोग्राम सरकार की एक थी,
सॉरी, इसके अंतर्गत था कि इस प्लेटफॉर्म पर वही एमएसएमईज व्यापार कर सकती है जिसका टर्नओवर जो है वो कम से कम 500 करोड़ का होना चाहिए। यहाँ पर सरकार उसको कुछ अतिरिक्त बेनिफिट अवेलेबल करवा रही थी। अब इस बजट में सरकार ने घोषणा की है कि ये जो 500 करोड़ का यहाँ पर टर्नओवर या लिमिट रखा गया था, इसको घटा करके हम 250 करोड़ करने जा रहे हैं। मीन्स कि जिस भी एमएसएमईज का जो सर्विस या व्यापार करने वाली एमएसएमईज है जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, वो सरकार का जो ट्रेड्स बेनिफिट है वो उसका उपभोग कर सकती है। तो एमएसएमईज को हो सकता है कि इससे कुछ पुशअप मिले, कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन ये तब फायदेमंद होगा जब लॉन्ग प्रोसेस में लगातार ये काम किया जाएगा। इमीडिएट उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिसकी शुरू में आपके साथ हम चर्चा किए थे, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया गया है। क्लियर? तो आज हम ये यहीं तक रहने थे। बाकी जो है इसका जो पोर्शन, जो अदर प्रायोरिटीज़ बच गए हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी क्लास अभी आपके साथ सर्वेश सर कंटिन्यू करेंगे।